विद्यार्थियों, एक बार पुनः सक्सेस पॉइंट स्टडी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अपन बात कर रहे थे कोशिका के बारे में, कोशिका के अंगकों के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे बेटा। आज अपन अगला अंगक लेके चलेंगे प्लेस्टिड। प्लेस्टिड केवल पादप कोशिकाओं में होता है, जंतु कोशिका में इसके बारे में कोई भी लेन देन नहीं है इसका जंतु कोशिका के साथ में, ठीक है। केवल किस में होता है? पादप कोशिका के अंदर होता है। प्लेस्टिड दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं प्लेस्टिड। एक होता है क्रोमोप्लास्ट और दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट। दो होते हैं, एक होता है क्रोमोप्लास्ट, दूसरा कौन सा होता है? ल्यूकोप्लास्ट होता है। क्रोमोप्लास्ट रंगीन है। कैसा होता है? रंगीन होता है, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल उपस्थित होता है। आपको पता होगा कि पत्तियों का रंग हरा एक वर्णक के कारण होता है, जिस वर्णक का नाम होता है क्लोरोफिल, ठीक है। जिस क्लोरोफिल को अपन क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं, आपने सुना होगा, कभी पहले पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये एक प्रकार का रंगीन है। इसके अंदर कौन उपस्थित होता है? क्लोरोफिल उपस्थित रहता है। ये हरित वर्णक होता है। क्लोरोफिल होता है, ये प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में पादप अपना भोजन बनाते हैं, सुना होगा आपने, ठीक है। अपने खाना बनता है ना, वो कहाँ से आता है? पेड़ पौधों से आता है, या फिर कोई जो सर्वाहारी होते हैं वो जो जंतुओं से भी प्राप्त करते हैं भोजन, ठीक है। इंसानों की अगर बात करें तो, ठीक है। तो ये जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है ना, इसके अंदर पादप अपना भोजन बनाते हैं सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, जिसके अंदर एक गैस कार्य करती है, सहायता करती है। जल, खनिज लवण, गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, जल होता है, उसके साथ में जल के साथ बहुत सारे खनिज लवण होते हैं, जिससे वो अपनी ऊर्जा लेती है, ग्लूकोज बनाती है। आपने पहले पढ़ा होगा आराम से, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण के अंदर होती है। पीले व नारंगी रंग के होते हैं। किस रंग के होते हैं? पीले तथा नारंगी रंग भी इसके अंदर उपस्थित होता है क्लोरोफिल के साथ साथ, ठीक है। हरा रंग तो होता ही है, इसके साथ साथ पीले तथा नारंगी रंग भी इसके अंदर उपस्थित होता है। दूसरा, अगर क्रोमोप्लास्ट की और एक बात करें, क्रोमोप्लास्ट जो ये होता है, जो क्लोरोफिल की अपन बात करते हैं, ये होता है क्लोरोप्लास्ट की भीतरी रचना होती है, वो भीतरी रचना झिल्ली की परतें जैसी होती है। झिल्ली की परत होती है इसकी भीतरी रचना में, जिसके अंदर कौन उपस्थित रहता है? स्ट्रोमा उपस्थित रहता है। स्ट्रोमा इसके अंदर उपस्थित रहता है भीतरी परत के रूप में। ये बाहरी रचना में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होते हैं। बाहर की रचना के अंदर कौन? ये वाला प्लेस्टिड बाहरी रचना में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होते हैं, ठीक है। बाहर की रचना में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह दिखाई देते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के पास में प्लेस्टिड के पास में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह अपना खुद का डीएनए तथा राइबोसोम होता है। इसके पास में अपना खुद का डीएनए तथा राइबोसोम होता है, ठीक है। किसके पास में? प्लेस्टिड के पास में, ठीक है। अपना खुद का होता है, इसके पास में डीएनए तथा राइबोसोम होता है, ठीक है। और प्लेस्टिड का दूसरा प्रकार है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट है, ये श्वेत तथा रंगीन होता है, रंगहीन होता है। वो रंगीन है, ये रंगहीन है। मतलब जो सफेद रंग होता है ना, सफेद वो काला कभी रंगों में नहीं आता। आपने पहले पढ़ा होगा, जो होते हैं ना इंद्रधनुष के अंदर 7 रंग होते हैं, उन 7 रंगों में काला तथा सफेद रंग का नाम नहीं है, क्योंकि ये दो रंगीन नहीं है, रंगों में नाम नहीं आते इनके, श्वेत तथा रंगहीन होते हैं ये। इसके अंदर ये जो प्लेस्टिड है, प्लेस्टिड के अंदर जो ल्यूकोप्लास्ट है, ये अंगक है। ये क्या है? एक अंगक है जो स्टार्च, तेल तथा प्रोटीन जैसे पदार्थों को संचित करता है। किन पदार्थों को संचित करता है? स्टार्च, तेल और प्रोटीन जैसे पदार्थ होते हैं, उनको ये संचित करने में क्या करता है? सहायता करता है। कौन सहायता करता है? ल्यूकोप्लास्ट। करेंगे, ठीक है। लास्ट कोशिका अंगक रसदानियों के बारे में। रसदानियां ठोस तथा तरल पदार्थों की संग्रह थैलियां होती है। ठोस तथा तरल पदार्थ, ध्यान से सुनना, ठोस तथा तरल पदार्थों की संग्रह थैलियां होती है। जंतु कोशिकाओं में छोटी व पादप कोशिकाओं में बड़ी होती है। जंतु कोशिकाओं के अंदर छोटी होती है और पादप कोशिकाओं के अंदर कैसी होती है? बड़ी होती है। दोनों के अंदर ही होती है, जंतु के अंदर भी होती है, पादप के अंदर भी होती है। प्लेस्टिड के अंदर, प्लेस्टिड में अगर ध्यान से देखा तो प्लेस्टिड के अंदर अपन ने क्या पढ़ा था? केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, जंतु कोशिकाओं में नहीं होती। रसदानियां पादप और जंतु में दोनों में पाई जाती है, पर जंतु कोशिकाओं में छोटी होती है, पादप कोशिकाओं में कैसी होती है? रसदानियां बड़ी होती है। कुछ कोशिकाओं की केंद्रीय रसदानी की माप कोशिका के आयतन का
कुछ कोशिकाएं होती है उसके केंद्रीय रसदानियों की जो माप होती है वो कोशिका के टोटल आयतन का 50 से 90% तक होती है। ठीक है, टोटल कोशिका का जो माप होता है ना उसके 50 से 90% तक का मान होता है। माप पादप कोशिकाओं की रसदानियों में दरो भरा होता है। पादप कोशिका होती है उसकी जो रसदानी होती है उसके अंदर दरो भरा रहता है और स्फीति तथा कठोरता इसकी क्या क्या करती है, प्रदान करती है। तो इसमें देखो सबसे ऊपर लिखा है कठोर तरल पदार्थों की संग्रह थैली होती है। तो ये जो रसदानी होती है ये स्फीति तथा कठोरता प्रदान करती है, स्फीति तथा कठोरता प्रदान करती है। कुछ एक कोशी के जीवों में विशिष्ट रसदानियां, कुछ एक कोशी के जीव होते हैं उसके अंदर विशिष्ट रसदानियां हैं, जल तथा कुछ अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में क्या करती है, सहायता करती है। ठीक है, रसदानियां होती है ना वो जल तथा कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं उनको शरीर से क्या करती है, बाहर निकालने में सहायता करती है। ये कोशिका के अंदर कुछ एक विशेष अंगक हो गई। एक थोड़ा सा टॉपिक और है कोशिका विभाजन के बारे में, इसके बारे में अपन करेंगे चर्चा। ज्ञान के मोती जिंदगी के सफर के, ज्ञान जितना अपन ग्रहण करते हैं उसके मोती जिंदगी के सफर बन जाते हैं। ज्ञान जितना आप ग्रहण करते हो उसके मोती अपने जिंदगी बना देते हैं। तो ज्ञान को जितना लिया जाए उतना अपने लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। बात करते हैं कोशिका के लास्ट टॉपिक, चर्चा करेंगे लास्ट टॉपिक कोशिका विभाजन के बारे में। थोड़ा अच्छा टॉपिक है और पढ़ना भी जरूरी है अपने लिए। और ज्ञान तो बेटा जहाँ से मिले वहाँ से बटोरो। ज्ञान सागर वो है जिसको जितना अपन पीते जाएंगे उतना ही अपने अंदर वृद्धि होती जाएगी। बात करते हैं कोशिका विभाजन के अंदर, कोशिका विभाजन कैसे होता है। कोशिका के विभाजन की अगर अपन बात करें तो जीवधारी होते हैं ना वो वृद्धि एवं नई कोशिकाओं को बनाते हैं। जीवों की वृद्धि के लिए नई कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। अपने जीवों की वृद्धि होती है ना उसके लिए नई कोशिकाओं का निर्माण करते हैं, नई कोशिका वृद्धि के लिए बनाते हैं। जिसमें क्या होती है जो मात्र एवं जो पुरानी कोशिका होती है वो मृत तथा क्षतिग्रस्त होकर प्रतिस्थापन और प्रजनन हेतु युग्मनज बनाती है। पुरानी कोशिका होती है वो मृत या फिर क्षतिग्रस्त होकर क्या करती है, प्रजनन हेतु नई कोशिकाओं का निर्माण करती है, युग्मनज का निर्माण करती है, नव युग्मनज बनता है। इसके बारे में विस्तृत चर्चा अपन 10th क्लास के जब सिलेबस पढ़ेंगे उस समय जनन वाला चैप्टर है उसके बारे में चर्चा करेंगे ना, उसमें अपन पढ़ेंगे। जनन वाला एक चैप्टर आता है। ठीक है, यहाँ पे कोशिका विभाजन किस तरीके से होता है, कोशिका का विभाजन टुकड़े कैसे होते हैं। देखो दो तरीके से कोशिका का विभाजन होता है। एक होता है समसूत्री विभाजन, मैंने सूत्री विभाजन लिखा है, इसको समसूत्री विभाजन भी कहते हैं। और दूसरा होता है अर्धसूत्री विभाजन, मैंने छोटे छोटे यहाँ डायग्राम भी बनाए हैं। समसूत्री विभाजन क्या होता है, इसमें अधिकतर कोशिकाएं वृद्धि हेतु, अधिकतर जो कोशिकाएं होती है उनके अंदर क्या होती है, वृद्धि होती है। अधिकतर जितनी भी कोशिकाएं होती है, कोशिका विभाजन की प्रक्रिया होती है ना इसमें, तो अधिकतर कोशिकाएं वृद्धि हेतु विभाजित होती है। जब कोशिका के अंदर इसके अंदर विभाजन होता है तो अधिकतर जितनी भी कोशिकाएं होती है वो वृद्धि हेतु क्या होती है, विभाजन होता है, विभाजित होती है वृद्धि के लिए। उसके बाद में इसे मात्र कोशिका भी कहते हैं, मात्र कोशिका भी इसको कहा जाता है। यहाँ पे देखना इसमें अधिकतर कोशिका वृद्धि हेतु विभाजित क्यों, देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे मैंने चित्र बनाया, ये मात्र कोशिकाएं चार, इसके अंदर जो ये दिख रहे हैं ये दो गुणसूत्र है। यहाँ पे मेरे पास में एक रंगी है इसलिए मैंने एक रंगी से बनाया, अलग अलग रंगों से बनाता तो आपको समझ में आ ही जाता, पर यहाँ समझ जाना ये दो गुणसूत्र है और इनके टुकड़े होने के पश्चात ये क्या होते हैं, एक ही रूप में परिवर्तित होते हैं। ठीक है, वृद्धि हेतु ये खुद के अंदर विभाजन होता है। यहाँ पे देखो ये टोटल कितने, यहाँ पे ये टोटल 1 2 3 4 है। ठीक है, तो इनके अंदर ये टोटल 4 है, तो चारों के अंदर देखो खुद का एक एक टुकड़ा हुआ है और ये 8 बन रहे हैं जोड़कर, तो 8 ही बना रहे, इनके खुद के टुकड़े होंगे और संतति कोशिका का निर्माण करेंगे जिसके अंदर समसूत्री विभाजन होगा, उसके अंदर इस प्रकार की प्रक्रिया होती है। इससे मात्र कोशिका भी कहा जाता है, इसको मात्र कोशिका भी कहते हैं। दो समरूप संतति कोशिकाएं बनाती है, दो समान समरूप संतति कोशिकाएं बनाती है, समान रूप वाली कोशिका बनाती है। ऊपर देखो 8 है और नीचे जाके 8 ही बन रहा है। ठीक है, जीवों में वृद्धि एवं ऊतकों में मरम्मत में ही सहायता करती है। जीवों में वृद्धि के लिए और ऊतकों के अंदर मरम्मत, ऊतकों के अंदर किसी प्रकार की समस्या हो जाती है ना, उसकी मरम्मत के लिए ये क्या करते हैं, सहायता करती है। कौन, समसूत्री विभाजन। ठीक है, आपको यहाँ पे ये समझ में नहीं आया होगा, ध्यान से देखना। देखो इसके अंदर ये लिखा है अधिकतर कोशिका, जितनी कोशिकाएं जिसके अंदर जितने मात्र कोशिका के अंदर गुणसूत्र होंगे ना, उसके समान उस जितने गुणसूत्र होंगे उतने बराबर उसके गुणसूत्रों की संख्या होगी। आगे जब बनेगा, जब संतति कोशिका के अंदर कोई बनेगी तो समान जितने भी, यहाँ पे देखो 8 है तो 8 के 8 बन रहे हैं गुणसूत्र।
ठीक है, समान बनेंगे। अर्धसूत्री विभाजन, जंतु एवं पौधों के प्रजनन अंगों अथवा ऊतकों को विशेष कोशिका विभाजित होकर युग्मनज बनाती है, जो निषेचन के पश्चात संतति निर्माण करती है। इसके अंदर एक मुख्य इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिसमें क्रमशः 2 विभाजन होता है। इसके अंदर विभाजन कितना होगा, 2 टुकड़े हो जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। 2 विभाजन होता है मात्र कोशिका, एक होता है अर्धसूत्री विभाजन, फर्स्ट लिखा है मैंने, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड लिखा है। इसके अंदर देखो 2 टुकड़े होंगे, 2 अलग अलग टुकड़े होंगे, ठीक है। 2 टुकड़े होने के पश्चात उसके बाद में जब कोशिका अर्धसूत्रण द्वारा विभाजित होती है तो उसमें 2 जगह की 4 नई कोशिकाएं बनाती है, ठीक है। जब इसके अंदर विभाजन होगा तो देखो ये टोटल दो टुकड़ों में हो गए, विभाजन हो गया प्रथम विभाजन। इसके बाद में इसके अंदर विभाजन होगा, इसके 2 टुकड़े हो जाएंगे अलग, इसके हो जाएंगे 2 टुकड़े अलग। जिसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होगा उसके अंदर 2 ऐसे टुकड़े हो जाएंगे। टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं और 23 गुणसूत्र संतति में प्रवेश करते हैं, तो संतति उत्पन्न करते हैं, वहां पे 23 गुणसूत्र आगे मतलब चलते हैं आगे की तरफ ना। तो यहाँ पे 4 होगा, 4 के बाद में 2 टुकड़े हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे, 2 इधर 2 इधर हो जाएंगे। फिर इनके अंदर फिर 2 टुकड़े होंगे जो संतति कोशिका का निर्माण करेगा। अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होगा यहाँ पर, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो कमेंट के अंदर आप अपना जो भी प्रॉब्लम है उसको बताइएगा। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि आपकी हर समस्या का मैं समाधान करूँ। आगे की तरफ मैं बढ़ूँगा। आपका अगर सहयोग मुझे मिला, वैसे बहुत सारा प्यार मुझे स्टूडेंटों के माध्यम से मिल रहा है, आगे वैसे ही सहयोग मिला तो मैं उस आधार पर आपको आगे 10वीं का कोर्स भी करवाने की सोच रहा हूँ। 10वीं का सिलेबस पूरा मैं आपको दूंगा, आराम से समझाऊंगा हर टॉपिक के बारे में। 10th का सिलेबस लेके आऊँगा आगे। उसके बाद में आपके जो भी कोई कंपटीशन एग्जाम आ रहे उनकी जानकारी भी मैं आपको वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो ध्यान से सुनना। मैं कुछ लाइनें कहना चाहता हूँ कि अपनी किसी भी मंजिल से आप जब तक दूर है, जब तक आप उसके लिए पहला कदम नहीं उठाया जाए। आप अपनी मंजिल से तब तक दूर है जब तक आप उस मंजिल की तरफ अपना कदम नहीं उठा रहे। जब तक अपने उस मंजिल की तरफ कदम उठाएंगे ना तो सक्सेस होने के चांस बहुत ज़्यादा जल्दी आ जाते हैं। कहते हैं कि इसमें नहीं हुआ कोई बात नहीं, अगले में होगा। इसमें नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अगले में होगा। एक समय आएगा, उस समय तो सक्सेस होगा भाई। एक समय ऐसा आएगा कि सब कुछ हार मान लेगा, किस्मत के भरोसे बैठा हूँ मैं, किस्मत मेरा साथ देगी। किस्मत साथ नहीं देगी, मेहनत होगी तो किस्मत साथ देगी। और मेहनत करते जाइए, किस्मत एक न एक दिन, हाँ एक बार सफल होते हैं, एक बार असफल होते हैं, दूसरी बार होते हैं, हर बार असफल कोई नहीं होता। खुद हार जाते हैं वो अलग बात है, डजेंट मैटर। बट आप खुद अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपने गुरुजनों के ऊपर विश्वास रखिए और आगे बढ़ते जाइए, मेहनत करते जाइए। बेटा ऐसे ही साथ दीजिएगा, सपोर्ट दीजिएगा। और आपको मेरे जो भी क्लासें पसंद आ रही है शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आगे अपने भाइयों बहनों को आगे भेजना, अपने भाइयों बहनों को आगे जरूर भेजें और ऐसे ही अपना प्यार मुझसे देते रहें तो मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। आगे आगे चलते हैं, देखते हैं होता है क्या। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, राधे राधे।